के तीसरे युद्ध आंग्ल मराठा तृतीय वॉर के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो 1817 से 1818 के बीच में घटित हुआ। वस्तुतः यह अंतिम युद्ध था जिसने 300 वर्षों के जो मराठा साम्राज्य था उसके सपने को ही पूर्णतः चकनाचूर कर दिया था। आइए इस अंतिम युद्ध की कहानी को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम वस्तुतः महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य चला, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन भी करेंगे। साथ में इस युद्ध के तहत होने वाले विभिन्न युद्ध और इन युद्धों के बाद विभिन्न पक्षों के बीच में घटित होने वाली अलग अलग संधियों का क्रमवार विवरण पढ़ेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरीके से 3 युद्धों के बाद या 1818 के बाद मराठा साम्राज्य समाप्त होता है और उसकी जगह पर ब्रिटिश आधिपत्य संपूर्ण मराठा साम्राज्य के ऊपर स्थापित होता है। इसमें मराठों को अंत में क्या मिला और अंग्रेजों की भूमिका या ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका किस तरीके से भारत के ऊपर बढ़ती चली गई। आइए शुरुआत करते हैं। अगस्त 1805 में बेलेजली भारत से चला गया। उसके स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः भारत भेजा गया, किंतु यहाँ आने के कुछ महीने बाद ही गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई। अतः जॉर्ज बार्ले को गवर्नर जनरल नियुक्त किया। कॉर्नवालिस व जॉर्ज बार्लो दोनों ने देसी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का अक्षर से पालन किया और मराठों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। फलस्वरूप 22 नवंबर 1805 को सिंधिया के साथ एक नई संधि की गई, जिसके तहत उसे ग्वालियर व गोदोह के दुर्ग और उसका उत्तरी चंबल का भूभाग पुनः लौटा दिया गया और शांति स्थापित करने के मार्ग को इन्होंने अपनाया। कंपनी ने राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का विचार भी फिलहाल त्याग दिया था। फलस्वरूप राजपूत राज्यों को पुनः मराठा प्रभाव में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार 7 जनवरी 1806 को होलकर के साथ भी संधि करके उसका अधिकांश भाग पुनः उसको लौटा दिया गया। तत्पश्चात 1807 में लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बनकर आया और उसने भी हस्तक्षेप की नीति का ही अनुसरण किया। इन तीनों की नीतियों के फलस्वरूप मराठों की शक्ति कुछ मात्रा में पुनः संगठित हुई और इधर पिंडारी भी आरंभ में मराठों के सहयोगी थे, अपनी स्वयं की शक्ति बढ़ा रहे थे और इनकी शक्ति धीरे धीरे क्रम से संपूर्ण मध्य भारत में बहुत अधिक बढ़ गई और इसके विरुद्ध बाद में कंपनी को अलग अलग अभियान चलाने पड़े। ऐसी परिस्थितियों में 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर राजपूत राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करना चाहता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई, क्योंकि उसे भय था कहीं पिंडारियों से युद्ध करने से पूर्व 27 मई 1816 को भोसले के साथ और 5 नवंबर 1817 को सिंधिया के साथ समझौता किया। इस समझौते में उन्होंने पिंडारियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों को समर्थन देने का वादा किया था। सिंधिया ने चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम राज्यों पर अपना प्रभाव हटा दिया था। वस्तुतः लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन विभिन्न प्रकार के संधियों के माध्यम से 2 शक्तियों के मध्य फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा लिया और पिंडारियों की शक्ति को घटा दिया और मराठों की शक्तियों को विभाजित कर दिया। बस इनकी संधि के द्वारा यद्यपि पेशवा अंग्रेजों की अधीनता तो स्वीकार कर चुका था, किंतु अब इस अधीनता से वह मुक्त होना चाहता था। इसके लिए पेशवा ने सिंधिया, होलकर और भोसले से गुप्त रूप से बातचीत आरंभ कर दी। पेशवा ने अपनी सैनिक शक्ति भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इस समय पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच में खिराज के संबंध में एक झगड़ा भी चल रहा था। अतः इस संबंध में बातचीत करने के लिए गायकवाड़ का एक मंत्री गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों के संरक्षण में पूना आया। पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध गायकवाड़ का सहयोग चाहता था, किंतु गंगाधर अंग्रेजों का घनिष्ठ मित्र था, अतः उसने पेशवा से सहयोग करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में पेशवा के एक विश्वसनीय मंत्री त्र्यंबकम जी ने धोखे से गंगाधर शास्त्री की हत्या करवा दी। पूना दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट
एल्फिंस्टन की त्रेयम्बकम से व्यक्तिगत शत्रुता थी, अतः रेजिडेंट ने पेशवा से मांग की कि त्रेयम्बकम जी को बंदी बनाकर अंग्रेजों के हवाले कर दे और अंग्रेजों के कोर्ट के माध्यम से इसका फैसला होगा। पेशवा ने बड़ी हिचकिचाहट के साथ 11 सितंबर 1815 को त्रेयम्बकम जी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। त्रेयम्बकम जी को बंदी बनाकर थाना भेज दिया गया, किंतु एक वर्ष के बाद त्रेयम्बकम जी थाने से भागने में सफल हो गया। इस पर एल्फिंस्टन ने पेशवा पर आरोप लगाया कि उसने त्रेयम्बकम जी को भगाने में मदद की है, सहायता दी है, और ऐसी स्थिति में उसने आरोप लगाकर पेशवा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एल्फिंस्टन ने पेशवा की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से पेशवा पर एक नई संधि करने हेतु दबाव डाला और उसे धमकी दी कि यदि वह नई संधि करने पर सहमत नहीं होगा तो पेशवा की मनसब से उसे हटा दिया जाएगा। अतः भयभीत होकर 13 जून 1817 को पेशवा ने अंग्रेजों से नई संधि की। इस नई संधि को पूना की संधि कहा जाता है। इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। सहायक सेना के खर्च के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक आय के भूभाग को उसने अंग्रेजों को दे दिया। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित अपने राज्य के सभी भूभाग उसने अंग्रेजों को सौंप देने का वादा किया। जब तक त्रेयम्बकम जी को अंग्रेजों को सुपुर्द न कर दिया जाए, उस समय तक त्रेयम्बकम जी के परिवार को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में बनाकर रखना उसने स्वीकार कर लिया। पेशवा के बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राज्य से पत्र व्यवहार न करने का भी वादा किया। वस्तुतः एल्फिंस्टन की ये नई संधि सहायक संधि से भी अधिक गहराई के साथ पेशवा राज्य के ऊपर ब्रिटिश प्रभाव को पूर्णतः स्थापित करती है। यद्यपि सभी मराठा सरदार अंग्रेजों से अपमानजनक संधियां कर चुके थे, किंतु उन्होंने ये संधियां विवशता या मजबूरी के कारण की थी और वे सभी मराठा सरदार अब इन संधियों से मुक्त होना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। पेशवा भी पूना की अपमानजनक और घोर कठोर संधि की आग में बुरी तरीके से जल रहा था। अतः जिस दिन सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ संधि की 5 नवंबर 1817, उसी दिन पेशवा ने पूना में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। एल्फिंस्टन किसी तरीके से इस आक्रमण में जान बचाकर भागा। पूना से 4 मील दूर खिड़की नामक स्थान पर ब्रिटिश सैनिक छावनी में शरण ली। पेशवा की सेना ने किरकी पर धावा बोल दिया, किंतु पेशवा पराजित हुआ और वह सतारा की ओर भाग गया। नवंबर 1817 में पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और पूना पूर्ण रूप से मराठों के आधिपत्य से ब्रिटिश आधिपत्य में जा चुका था। पेशवा द्वारा युद्ध आरंभ कर दिए जाने के कुछ समय बाद कुछ मराठा सरदारों ने युद्ध करने का निश्चय किया। नवंबर 1817 में ही अप्पा साहब भोसले ने नागपुर के पास सीतावाड़ी नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु अप्पा साहब भोसले पराजित हुए। तत्पश्चात दिसंबर 1817 में नागपुर के युद्ध में वह पुनः पराजित हुआ और भागकर पंजाब चला गया। पंजाब से भागकर वह शरण के लिए जोधपुर आया और जोधपुर के राजा मान सिंह ने, जो स्वयं अंग्रेजों का विरोधी था, अप्पा साहब को संरक्षण दी और 1840 में अप्पा साहब की जोधपुर में मृत्यु हो गई। इस प्रकार होलकर की सेना व अंग्रेजों के बीच भी 21 दिसंबर 1817 को महिदपुर के मैदान में एक बड़ा और गंभीर युद्ध हुआ। युद्ध में होलकर की सेना बुरी तरह पराजित हुई और जनवरी 1818 में दोनों के बीच में मंदसौर की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार कर ली, राजपूत राज्य से अपने अधिकार लगभग पूर्णतः त्याग दिए तथा बूंदी की पहाड़ियां और उसके उत्तर के सभी प्रदेश कंपनी को हस्तांतरित कर दिए। इस प्रकार होलकर भी कंपनी की अधीनता में आ गया। अब अंग्रेजों ने पेशवा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के विरुद्ध एक सेना भेजी। जनवरी 1818 में कोरागांव का युद्ध हुआ और अंत में फरवरी 1818 में अस्टी के युद्ध में पेशवा बुरी तरीके से पराजित हुआ। अतः मई 1818 में उसने अंग्रेजों के समक्ष पूर्णतः सरेंडर या आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को ही पूर्णतः समाप्त कर दिया और 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर उत्तर प्रदेश में बिठूर भेज दिया। पेशवा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा या अंग बन गया। सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया। पेशवा के मंत्री त्रेयम्बकम जी को आजीवन कारावास की सजा देकर चुनार के किले में भेज दिया गया।
इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के बीच में घटित हुआ, इस युद्ध के तहत मराठा शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व जमा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के ऊपर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया और मराठा जैसी एक हिंदुस्तान की 18वीं 19वीं शताब्दी की बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शक्ति को पूर्णतः परास्त करके निर्मूल कर दिया और ब्रिटिश आधिपत्य भारत के ऊपर बढ़ता चला गया। थैंक यू सो मच।